दोस्तों, आज सिंगापुर का नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार होटल्स और दुनिया का सभी ऐशो आराम। लेकिन हमेशा से क्या ये ऐसा था? आज से सिर्फ 60 साल पहले सिंगापुर एक स्लम था, जहां गरीबी और भुखमरी थी। सिंगापुर इतना गरीब था कि जब उन्हें 1963 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो वो मलेशिया के साथ मिल गए। लेकिन मलेशिया ने 2 सालों में ही इसे देश से बाहर कर दिया और सिंगापुर को मजबूरी में खुद को एक अलग देश डिक्लेयर करना पड़ा। सिंगापुर आज भी बस एक शहर भर ही है, लेकिन आज उसकी जीडीपी मलेशिया से भी ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां के लोगों के पास नौकरी नहीं थी और हर साल लोग सिर्फ भुखमरी से मरे जा रहे थे, वो आज एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो 1965 में मलेशिया द्वारा सिंगापुर को बाहर निकाले जाने के बाद सिंगापुर की कमान ली वान यू के हाथों में आ गई और सिंगापुर को ऐसा ही एक लीडर चाहिए था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सिंगापुर दौरे पर ली वान यू को सिंगापुर की तरक्की का पिता कह चुके हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि ली की भूमिका इस तरक्की में कितनी ज्यादा थी। ली ने आते ही कुछ सालों में देश का मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिया। साथ ही उन्होंने मार्केट में दखल ना देने और ज्यादा टैक्स ना लेने का भी वादा किया। सिंगापुर ने जल्दी से अपने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई और देखते ही देखते कंपनीज यहाँ आने लगी। लेकिन कंपनियां सिर्फ यहाँ पैसे ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी ला रही थी। वो टेक्नोलॉजी जो सिंगापुर ने सीखी और शुरुआत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने से आज वो दुनिया भर को सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी और एरोस्पेस इक्विपमेंट्स बेचने पर आ गए हैं। आज सिंगापुर के जीडीपी का 20% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और सिंगापुर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर की एफडीआई आज भारत से 2 गुनी है और जापान से 3 गुना। सिर्फ यही एक समस्या नहीं थी। जैसे कि हमने बताया कि सिंगापुर काफी गरीब देश था, जिस कारण वहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास घर जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं थी। तब सिंगापुर सरकार ने बहुत तेजी से लैंड एक्वायर करना शुरू किया और घर बनवाए। आज भी सिंगापुर की 80% जनता इन सरकारी घरों में ही रहती है। सिंगापुर में यूं तो घर खरीदना बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को इस पर कई तरह की छूट मिलती है। जैसे कि वहाँ पर सीधा डिस्काउंट नागरिक होने पर है। इसके अलावा वहाँ पर कई ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम भी है। साथ ही अगर फिर भी किसी को घर लेने में परेशानी आए तो एक इंसान घर लेने के लिए अपने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकता है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड भी सिंगापुर सरकार की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें हर एम्प्लॉई की लगभग 1/4 सैलरी सीधा चली जाती है और इसे सरकार कंट्रोल करती है। इस तरह से हर कर्मचारी के पास अब एक सेविंग्स रहती है, जिसे वो किसी इमरजेंसी या रिटायरमेंट लेते वक्त ले सकता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि लोग अपने फ्यूचर को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं और दूसरा, लोगों को सेविंग्स की आदत पड़ जाती है। आज सिंगापुर में सेविंग्स का रेट 53% है, जो बाकी देशों के स्तर पर बहुत ज्यादा है। ये प्रोग्राम सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को सेव करना जरूरी है। इससे सरकार का भी बहुत फायदा है, क्योंकि इस फंड के जरिए सरकार के पास पैसा हमेशा रहता है, जिसे वो अपनी बाकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। सिंगापुर में इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी आप कभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। सिंगापुर एक ड्राइवर द्वारा रोड के इस्तेमाल पर टैक्स लेता है, यानी जितनी देर आपने रोड का इस्तेमाल किया उतना टैक्स आप तक पहुंच जाएगा। ऐसा करने की वजह से वहां पर एक गाड़ी खरीदने और उसे मेंटेन करना काफी मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ वहां का सारा टैक्स का पैसा रोड्स की मेंटेनेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है और वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। इस कड़े रूल के कारण वहां पर पॉल्यूशन जैसी समस्याएं भी नहीं है और वहां पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। इस रोड टैक्स के अलावा वहां पर टैक्सेस में लोगों और कंपनियों के लिए भारी छूट है। अगर आपकी सिंगापुर में सैलरी 45 लाख रुपए भी है तो भी आपको सिर्फ 5% ही टैक्स देना होता है, जो भारत और बाकी देशों से काफी कम है।
इसके साथ ही वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में बहुत चर्चित है और ज्यादातर इलाज का खर्चा सरकार द्वारा ही उठाया जाता है। सिंगापुर ने पहले ही भाप लिया था कि उनके पास स्टील या कॉपर जैसे रिसोर्सेज नहीं है जो वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमेशा वहाँ अपने लोगों पर ध्यान दिया। उन्होंने कंपनियों को मदद की और उन्हें प्रेरित किया कि वो और ज्यादा बिजनेस वहाँ सेटअप करे। इसी के साथ वहाँ टेक्निकल स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे और आज सिंगापुर का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स स्कोर 0.88 है, यानी कि वहाँ के 88% लोग 18 साल के होने तक इतने प्रोडक्टिव हो जाते हैं कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। आज वहाँ के स्कूल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिस कारण वहाँ के बच्चे पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव एडल्ट्स बनते हैं। सिंगापुर के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि उन्हें हमेशा से अपनी खामियां पता थी, जिस कारण वो एक सही लक्ष्य सेट कर पाए। सिंगापुर को खुद की ग्रोथ के लिए बाहर से लोग चाहिए थे, इसलिए वो एक ऐसी जगह बन गए जहां बिजनेस मीटिंग्स हो सके, लोग अच्छे से काम कर पाए और इंटरनेशनल व्यापार का वो केंद्र बने। और इस सब के पीछे काफी प्लानिंग लगी। आज सिंगापुर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी 10वीं रैंक पर है और फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों से काफी आगे है। आज सिंगापुर का शिपिंग पोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, लेकिन भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के बीच होने के कारण यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होता है, यानी एक शिप अपना कार्गो सिंगापुर में ही छोड़ती है, जिसे दूसरा शिप फिर लोड करके ले जाता है। और सिंगापुर सिर्फ सर्विस देने का काम कर रहा है। इसके अलावा सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी दुनिया को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ से हर एक देश के लिए फ्लाइट्स और कनेक्टिंग फ्लाइट्स निकलती हैं। इसके अलावा सिंगापुर ने टूरिज्म को भी बहुत गंभीरता से लिया है और एक के बाद एक ऐसे निर्माण किए जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा सिंगापुर का इंटरनेशनल लोन्स को भी लेकर रवैया बहुत साफ है। वहाँ के कानून के मुताबिक सरकार सिर्फ तभी कोई इंटरनेशनल लोन दे सकती है जब वो उसे किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए ले और किसी और तरह की फंडिंग के लिए नहीं। आज सिंगापुर के पास $1 ट्रिलियन के सोवरेन वेल्थ फंड एसेट्स हैं, जो किसी भी नेशनल इमरजेंसी या बजट को बैलेंस करने के लिए काम में आ सकते हैं। सिंगापुर के अंदर एक कमी निकालनी हो तो वो ये होगी कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है और ली वन यू ने इसे एक डिक्टेटर की तरह आगे बढ़ाया और यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको जेल में डाल सकती हैं। यहाँ पर इंटरनेट को सेंसर किया जाता है, साथ ही अथॉरिटीज वहाँ रह रहे सभी लोगों के पर्सनल स्पेस में दखल डालती रहती है। इसके साथ साथ सिंगापुर में पॉर्न भी बैन है और पॉर्न देखते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। पर इस सब के अलावा अगर सिंगापुर को देखा जाए तो वो बिल्कुल एक आइडियल देश है और आज तक के इतिहास में सिंगापुर से तेज तरक्की करने वाला दूसरा कोई देश नहीं है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगापुर दुनिया के सबसे सफल तानाशाह है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।